नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अभिषेक। तो बाजार को एक बड़ी खबर जिसका इंतजार था, हालांकि मार्केट में खबर थी भी कि आईटीसी जल्द ही डीमर्ज्ड पर अपडेट दे सकता है और होटल कारोबार को डीमर्ज करने की बाद अब सैद्धांतिक मंजूरी भी बोर्ड से मिल गई है। और इनफैक्ट एसओटीपी के हिसाब से जो शेयर में आईटीसी के शेयर में जो होटल बिजनेस है वो लगभग 4% है। इसका जो वैल्यूएशन अब तक लगाया गया था वो लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ का ब्रोकरेज ने लगाया था। और ये खबर ईटी नाउ स्वदेश ने आपको 20 जुलाई को ही दे दी थी कि जल्द ही डीमर्जर को लेकर आईटीसी के अपडेट्स आ सकते हैं जल्दी, और ये न्यूज़ ब्रेक अब कंफर्म भी हुई है। और इस बड़ी खबर पर अब बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी बने हुए हैं। निकुंज, पहले तो इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? बाजार इस जब खबर को एक्सपेक्ट कर रहा था कि डीमर्जर की डेट कब आएगी, तो स्टॉक इतना शार्प रिएक्शन क्यों दे रहा है? आपने कैसे स्टडी किया है जो रेशो है? क्या लगता है आपको? पहले तो ऑलरेडी मार्केट में बस थी, शायद ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, और दूसरा जो 40% रखने की बात की जा रही है और एक जो स्पेशल यूनिट बनेगी उसके वजह से बाजार में पार्टिसिपेंट्स को पसंद नहीं आया। देखिए, हम अंग्रेजी में हमेशा कहते हैं बाय द रूमर सेल द फैक्ट्स। बाय द रूमर सेल द फैक्ट्स। आईटीसी का रनअप अगर आप देखें तो इस साल के अंदर करीब 45% है, आज की गिरावट के बावजूद। अब आईटीसी जो डीमर्जर कर रहे हैं, क्या अच्छी खबर है? जी हाँ, अच्छी खबर है। आपने 4% हिस्सेदारी की बात करी, आईटीसी का भाव 500 रुपया कैलकुलेट करते हैं। 500 का 5% भी हम पकड़ते तो कितना हुआ जी? 25 रुपया। मैडम क्या करते हैं? 5 का पहाड़ा है। 5 × 5 25। क्या प्रियंका जी? 5 × 5 25 रुपये। 25 रुपये इज द ट्रू वैल्यू। This true value of 25 rupees has been derived based on what the fundamentals of the company are, what the size of the company is. Indian Hotel जो इंडिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जो आईटीसी से बहुत बड़ी है, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से इसका मूल्यांकन कम रहेगा बिकॉज साइज कम है। तो उस पी मल्टीपल अगर आप देखें तो इसकी वैल्यूएशन करीब 25 से 30 रुपये बैठती है। 25 से 30 रुपये होटल सेक्टर बुल रन के अंदर है, तो 25 से 30 रुपये 40 से 50 रुपये हो सकता है मैक्सिमम 3 साल के अंदर। मगर स्टॉक के अंदर जो रनअप रहा है 450 से 500 रुपये एक तरफा रहा है, क्योंकि मार्केट में रनअप एक तरफा रहा है। और वैल्यूएशन अगर आप इसकी देखें तो 25 से 40 रुपये 2-2.5 साल के अंदर हो सकती है मैक्सिमम, तो वह मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। दूसरा, कई ट्रेडर्स ने ऑब्वियसली पोजीशंस बनाई होगी बिकॉज ये मार्केट के अंदर एक प्रकार से सेंस था लोगों को क्या आ रहा है। खुलासा न्यूज़ और डेट का नहीं था, खुलासा इंटेंशन का था। पुरी साहब ने हमारे इंटरव्यू में बोला, लास्ट एजीएम में बोला, आने वाले एजीएम में और खुलासा करेंगे। पता था सबको पता था आ रहा है, मगर कब आ रहा है ये नहीं पता था बिकॉज मैनेजमेंट ने बोल दिया था। तो जो सब पता था तो लोगों ने आई एम श्योर पोजीशनिंग रूमर की हो जाती है। सेकंड, अगर आप देखें बेस्ट केस सिनेरियो 25 से 40 रुपये की वैल्यूएशन होती है। 25 से 40 रुपये की जो वैल्यूएशन होती है उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो स्टॉक में रनअप 15 से 20% का हो चुका है 3 महीनों में, और करीब 40% एक साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो अच्छी खबर है वो प्राइस्ड इन है। मार्केट के अंदर हम हमेशा बोलते हैं प्राइस्ड इन क्या है क्या नहीं है, तो ये खबर शायद प्राइस्ड इन है। ठीक है निकुंज, तो फिर एक और चीज़ है, अब मान लीजिए खबर आ गई, जिन लोगों को अब लेना होगा, क्योंकि 4% शेयर नीचे है, 495 रुपये के आसपास हमने भाव देखे इसमें, तो क्या इसमें री एंट्री वाला भी केस बनता है अगर मान लीजिए किसी को होटल नहीं भी चाहिए अगर? तो नहीं, अभी तो आपको होटल का डीमर्जर अनाउंस नहीं हुआ, रिकॉर्ड डेट आएगी, तो अभी तो आप लेंगे तो होटल का बिजनेस आपको मिलेगा। होटल का डेट आएगा, वैल्यूएशन आएगी, बुक क्लोजिंग आएगी, प्रोसीजर एनसीएलटी के अप्रूवल्स आएंगे, तो ये FY24 के अंदर ही होगा। ये 8-10 महीने का कार्यक्रम है, या आज बोला कल नहीं होता है। एनसीएलटी अप्रूवल्स होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, रिकॉर्ड बुक होती है, कोर्ट्स के ऊपर जाना पड़ता है, इतना इजी नहीं है, लंबा प्रोसेस है। तो री एंट्री अगर आपको करनी है तो आपको ये समझना री एंट्री क्यों करना चाहते हैं। री एंट्री का सबसे प्रमुख कारण होगा कि भाई क्या मुझे आईटीसी का कोर बिजनेस अच्छा लगता है, जो सिगरेट है वो ठीक ठाक है। क्या एफएमसीजी बिजनेस इसका चल रहा है? जी हाँ, चल रहा है। क्या पेपर बिजनेस अभी इस समय अच्छे कर्व पे? जी हाँ। क्या होटल बिजनेस अच्छे कर्व पे? जी हाँ। तो आईटीसी के अच्छे दिन अभी चल रहे हैं। अगर आप उस मान्यता से शेयर लेना चाहते हैं तो अगर बड़ी गिरावट आती है तो मुझे लगता है लेना चाहिए। मगर आप इस मान्यता से अगर लेना चाहते हैं कि केवल आज शेयर गिर चुका है और शायद टेक्निकल बाउंस बैक आएगा, तो वो शायद टेक्निकली समझना पड़ेगा। निकुंज, एक और चीज़, ये जो बात निकल कर आ रही है कि आईटीसी जो है वो डीमर्ज एंटिटी में 40% होल्ड करेगा, इससे शेयर होल्डर्स को किस तरह से देखना चाहिए? नहीं, वो देखिए सब्सिडरी नहीं रहेगा, वो डीमर्ज करे सब्सिडरी नहीं रहेगा, और वो मेरे हिसाब से जो रहेगा वो आईटीसी और बैट की होल्डिंग क्या रहेगी उस हिसाब से आएगा। तो माइनॉरिटी शेयर में फाइन प्रिंट देखा नहीं है, अभी फ्लैश ही देखा है, तो बैट की करीब 30% होल्डिंग है
और आईटीसी का देखिए, आईटीसी की वो सब्सिडरी है, सब्सिडरी के अंदर अगर आप डीमर्ज करेंगे तो उसको 51 से आपको कम करना पड़ेगा और उसके बाद फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको हिस्सेदारी मिलेगी और बैट की जो ओनरशिप है एडजस्ट होगी। तो ये डिटेल में देख लेता हूँ, पर मेरे हिसाब से सब्सिडरी नहीं रहेगा, सब्सिडरी तो अभी है ही, तो डीमर्जर में आप 51 से कम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ 46% मतलब जो रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से आता है, तो इसको हम क्या मतलब कोर बिजनेस के हिसाब से आईटीसी को देखें या फिर अब जिस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो रही है नहीं, इसमें इसके अंदर मुझे होटल के अलावा नहीं लगता है कि एफएमसीजी और पेपर बिजनेस को अलग करेंगे लोग। होटल बिजनेस इज अ हाई केपेक्स बिजनेस और उसके अंदर अभी 2-3 साल से पौ 12-25 हुआ है। जो पौ 12-25 हुआ 2-3 साल की कहानी। उसके पहले आईटीसी बड़े बड़े होटल बनाता था, बड़ा कैश यूज़ करता था, केपेक्स था। तो आईटीसी की जो बैलेंस शीट थी उसमें सिगरेट बिजनेस है जिसके अंदर आपको केपेक्स नहीं करना पड़ता है, आपको 80% रॉस का बिजनेस है, बढ़िया कैश फ्लो आता है। क्योंकि आईटीसी को अपना डिपेंडेंस टबैको में कम करना था, उन्होंने एफएमसीजी चालू करा, उन्होंने होटल चालू करा, उन्होंने पेपर चालू करा और कई वो नए बिजनेसेस और चालू कर रहे हैं, आधुनिक पैकेजिंग में आ रहे हैं, डिजिटल ऐप्स में आ रहे हैं। तो जब हमने जाना तो समझा, जब पसीना निकाला अमृतसर की शूट में तो समझ में आया कि और क्या क्या हो रहा है। तो वो एक नया अपने कैश फ्लो को बड़ा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हर 3 महीने में कोई बड़ा डीमर्जर आने वाला है। एक और चीज छोटी सी कुछ आपसे जानना चाहेंगे, ऑलरेडी सस्ता स्टॉक है एफएमसीजी में, अगर हम आईटीसी को इसके पेयर से तुलना करें, आज थोड़ा सा क्वेश्चन और आ गया, आपको लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से कोई देखिए अगर आईटीसी तो उसके लिए यह सस्ता है बिकॉज इसके अंदर इट इज़ नॉट अ टिपिकल एफएमसीजी स्टॉक, इसके अंदर कुछ सिक्लिकल बिजनेसेस भी हैं, क्योंकि वो सिक्लिकल बिजनेस ऊपर नीचे होते हैं मार्केट में, हमेशा इसको पी मल्टीपल हमेशा कंप्रेस रहता है। देखिए जो टबैको बिजनेस है इसके अंदर जो हाईवे है वो 20% का हाईवे नहीं है, 5-6% वॉल्यूम ग्रोथ है। 2 नंबर की सिगरेट का जो मार्केट था अब 1 नंबर हो रहा है, पर उस ग्रोथ वो जो स्मोकिंग एज ए कैटेगरी इंडिया में नहीं बढ़ रही है और ग्लोबली शायद हम देख रहे हैं ये फिनोमिनन है। टबैको को लेकर के सरकार भी खुश नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक होता है, ई सिगरेट्स आपको खत्म कर रही हैं। शेयर की चाल पे असर नहीं होता है। हाँ जी, सिंटेक्स लगाने की बातचीत होती है, नहीं सिंटेक्स काफ़ी लगा है, अब देखिए हर बजट में लगता है। और ई सिगरेट्स जो आई हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। तो ई सिगरेट्स और नॉर्मल सिगरेट्स के अंदर अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है मेन बिजनेस इनका स्लो डाउन हो रहा है। एफएमसी बिजनेस अभी छोटा नहीं है, बड़ा है, मगर मार्जिन उसमें HUL और नेस्ले के जितने नहीं है। पेपर बिजनेस सिक्लिकल है, होटल बिजनेस डीमर्ज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर टबैको है जिसकी वजह से डिस्काउंट मिलता है, और क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस है इसको पी मल्टीपल HUL और नेस्ले जितना नहीं मिलेगा। ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारा एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो ये एक इस डेट का एक्चुअली ये खबर बाजार में थी और इसकी एक्सपेक्टेशन थी और उसी रनअप में जब बाजार स्टॉक चल चुका था, अब थोड़ा रिकवर भी हुआ है। जब ये खबर आई उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमने 3.5% तक का कट देखा। अब देखें तो लगभग 2.25% का कट आपको आईटीसी पर दिख रहा है, 477। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के शो में हमारे एक्सपर्ट्स को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 टेक्निकल गेस्ट हैं और हमारे साथ एक फंडामेंटल एक्सपर्ट भी हैं। एक बार सारे गेस्ट को सामने लेकर आते हैं। हमारे साथ आज लक्ष्य भी हैं टेक्निकल राय देने के लिए, हमारे साथ संदीप बंदोपाध्याय जी हैं और साथ ही श्रीकांत चौहान भी हैं। पहले एक बार क्विक टेक ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले एक सुदीप से क्विक टेक ले लेते हैं। सुदीप, आपने इस न्यूज़ को कैसे एनालाइज किया? जी, ये तो इट वाज ऑन द कार्ड्स, मार्केट में बहुत दिन से खबर था और एक लॉजिकल भी है बिकॉज बहुत हाई केपेक्स है। टाइमिंग सही है क्योंकि होटल्स बिजनेस में एक अच्छा मोमेंटम आया है। हम इंडियन होटल्स देख रहे हैं, ईस्ट इंडिया होटल्स देख रहे हैं, शैले होटल्स देख रहे हैं और ऑक्यूपेंसी रेट्स बहुत अच्छा चल रहा है। ARR जो एवरेज रूम रेट्स वो भी अच्छा है। ये बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है होटल्स को अलग करने का और ये एक जो रेसिडुअल जो बिजनेस है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव करने में सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगा क्योंकि होटल बिजनेस करीबन 20% जो केपेक्स है ओवरऑल लेता था और एबिट और रेवेन्यू लेवल पे 5% से भी कम कंट्रीब्यूशन था। तो एक ओवरऑल आईटीसी को थोड़ा पुल डाउन कर रहा था होटल्स बिजनेस। होटल का डायनामिक्स अलग है, उसके पी मल्टीपल्स आज देखिए बहुत अच्छा हो जाएगा तो भी 15 से 20 का मल्टीपल, इससे ऊपर मल्टीपल नहीं मिलेगा। पर एफएमसीजी बिजनेस की अगर बात करें वहाँ पे तो 40-50 मल्टीपल भी आजकल सारे कंपनीज को मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा भी है। अगर नेस्ले देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखें तो मल्टीपल्स बहुत इंप्रूव कर सकता है। तो फ्रॉम ए शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा है। ये 60-40 जो 40% आईटीसी रिटेन करेगा, 60%
बाकी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में समझना है, और बाय एंड लार्ज ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। और अगर आप देखें कि ये डीमर्जर होने के बाद आईटीसी होटल्स का लिस्टिंग करीब 25 से 30 रुपया के बीच में अगर होता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो प्राइस करेक्शन आज हुआ है उसका एक कंपोनेंट तो ये भी है, दूसरा ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग है। तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टेप है कंपनी की तरफ से, और मार्केट ऑल्सो इस लाइन पे ही तैयार था बाय एंड लार्ज। ठीक है, तो आईटीसी पर ये व्यू, लेकिन अपने दो एक्सपर्ट्स को और जोड़ते हैं, उनसे जरा एक बार टेक्निकल सेटअप समझ लेते हैं आईटीसी के शेयर का। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं, लक्ष्य सिंह हमें हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उसके पहले कुछ नतीजे आ रहे हैं, उनको जरा एक्नॉलेज कर लें। द्वारिकेश शुगर हम देख रहे हैं कि आज चीनी के शेयर जो हैं बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं, मिठास बढ़ी है, मुनाफा बिना बदलाव के 40 करोड़ पर आया है। एबिडा की बात करें तो 73 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, बट फिर भी 5 करोड़ के आसपास की बढ़त हम एबिडा के फ्रंट पर देख रहे हैं द्वारिकेश शुगर। एबिडा मार्जिन 11.3% से बढ़कर 13.7% के आसपास का है, तो मार्जिन के फ्रंट पर द्वारिकेश शुगर का प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन इसके जस्ट पहले एसआरएफ के नतीजे आए थे और वहां पर हमने देखा था कि मार्जिन में कंप्रेशन था, मार्जिन गिरा था, 24% से घटकर 21% के आसपास का आंकड़ा आया था, और आय भी घटी है, 3,895 करोड़ से घटकर 3,338 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर आया है आय के फ्रंट पर। मुनाफा 608 करोड़ से घटकर 350 करोड़ के आसपास। तो मुनाफा के फ्रंट पर, आय के फ्रंट पर और मार्जिन के फ्रंट पर कमजोर नतीजे एसआरएफ के फिलहाल हमें दिख रहे हैं। शेयर है 1% नीचे। श्रीकांत, एसआरएफ क्या सलाह देंगे नतीजों के बाद आपको? कैसा लग रहा है शेयर और इसमें करना क्या चाहिए अब? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, एसआरएफ में अगर ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो काफी एक वीक फॉर्मेशन बना था, काफी एक बड़ी हमने गिरावट देखी थी। बट साथ ही साथ अगर आप इसके ब्रॉडर पैटर्न को देखते हो, यानी मंथली चार्ट में अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हो, तो ये हमेशा ही 2600 के आसपास रुका हुआ है और 2100 या 2050 के करीब इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है। हमें लगता है कि इन नंबर्स के बाद अगर शायद इसमें अगर गिरावट अगर आती है और अगर ये स्टॉक 2100 साढ़े 2100 के लेवल्स के रेंज में अगर मिलता है, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल इससे लॉन्ग खरीदा जा सकता है। बट अगर एंट्री को थोड़ा और बेटर करना है तो मैं कहूंगा 2100 के करीब इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि ये जो भी रिजल्ट्स है या जो भी ओवरऑल इसमें फंडामेंटल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज ऑल डिस्काउंटेड। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना के इसमें काम कर सकते हैं। ये भी लक्ष्य, आप जरा द्वारिकेश शुगर पर राय दीजिए, क्योंकि बहुत ही नैरो रेंज में ये शेयर रहता है। मुश्किल से अगर हम साल भर में देखेंगे तो 10 रुपए की रेंज में घूम रहा था, 100 रुपए के आसपास इसकी तेजी थमी थी। क्या सलाह होगी आपकी द्वारिकेश शुगर में? 2.5% की तेजी है इस वक्त। लक्ष्य जी मेरे लिए ओके। तो बेसिकली द्वारिकेश शुगर का जो आज का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शार्प अप मूव आया था बिफोर रिजल्ट्स, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, सेलिंग आई है, बट ओवरऑल फॉर्मेशन तो अच्छा लग रहा है। शुगर के बारे में लास्ट वीक भी जब मैं आया था शो में तो मैंने यही कहा था कि बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश शुगर, ये सारे स्टॉक अच्छे अपसाइड दिखा सकते हैं यहाँ से। तो मुझे लगता है एक बार और अगर ये 100 की तरफ अटेम्प्ट करता है उसके बाद आपको एक अच्छा मूव दिखेगा। फिलहाल के लिए आज रिजल्ट रिएक्शन है, थोड़ा शार्प रिएक्शन हुआ है। किसी को एग्जिट करना होगा 100 के आसपास तो वो निकल गया है, बट अगेन अगर ये 99 अटेम्प्ट करता है, उसको क्रॉस करता है, तो वी कैन सी लेवल ऑफ 110 ऑल्सो। 2 से 3 हफ्ते इसमें लग सकते हैं, बट ओवरऑल अभी यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक और अटेम्प्ट मुझे लगता है ये करेगा अपसाइड। कोई द्वारकेश शुगर पे, लेकिन क्राफ्ट्समैन ऑटो के भी आप नंबर्स देख रहे हो, नंबर्स अच्छे आए हैं, मुनाफा बढ़ के आया है और एबिटा भी आप देखें तो उनका बढ़कर आया है। तो क्राफ्ट्समैन के अच्छे नंबर्स और हम देख रहे हैं 7.5% की आज की तेज़ी है और ये रिएक्शन, शार्प रिएक्शन भी आपको नंबर्स के बाद देखने को मिला। आप क्विकली चलिए आज की स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। बाजार शुक्रवार के बाद आज भी बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, एक छोटी रेंज में चाहे कंसोलिडेट कर रहा हो, लेकिन इस बार ट्रैजेक्टरी किस तरफ की लग रही है? बैंक से उम्मीद थी कि शायद अच्छे सेट ऑफ नंबर्स के बाद बड़े बैंक से एटलीस्ट थोड़ा सा पुल अप आएगा, लेकिन कोटक बैंक वहां एक ड्रैगर है। इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं आप अभी? बिल्कुल, तो देखिए, अगर निफ्टी की अगर बात करें तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पे जितने भी नतीजे आने के बाद जो एक पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया। दैट मीन्स कि मार्केट ने कई सारे रिजल्ट्स को डिस्काउंट कर लिया है या तो प्राइस्ड इन है, और इसी वजह से हमने कुछ इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग देखी है, और इसी वजह से जो रिबाउंड आना चाहिए था या प्राइसेस में जो अप्रिसिएशन दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है।
हमें लगता है कि जो आज के लोज है निफ्टी के लिए, दैट इज 19,670, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और अगर इन लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी अगर वापस से अगर ट्रेड करने लगता है, तो फिर हमें लगता है कि एक बार हम वापस एक बार 19,500 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो एक डेफिनेटली प्रेशर बना है, लेकिन 19,670 एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। अगर सेंटीमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि ये सेंटीमेंट थोड़ा-सा डबिश हुआ है और यहाँ से मार्केट एक बार करेक्शन दे सकता है। यहाँ से और फर्दर करेक्शन दिख सकती है। तो ऐसे में आपकी ट्रेडिंग बेट्स क्या हैं आज के लिए? क्या शॉर्ट साइड के ट्रेड ज़्यादा हैं? नहीं, तो देखिए मुझे लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी एक 300 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मार्केट में अभी भी बनी हुई है। उसी के बेसिस पे मुझे लगता है कि जहाँ पे एक्टिविटी है, जहाँ पे और भी वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी है, वहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट ट्रेड्स इमीडिएटली समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे। यस, अगर मार्केट 670 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो कुछ शॉर्ट ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन प्रीएम्प्टिवली लेना मुझे लगता है कि थोड़ा गलत होगा। करंट लेवल से मुझे लगता है कि पावर फाइनेंस आरईसी लिमिटेड जो अभी 174 175 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा खासा एक ट्रेडिंग पैटर्न बना है। यहाँ से स्टॉक 185 190 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 169 का। आज पावर और इंफ्रा कंपनीज में काफी अच्छी तेजी बनी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, यहाँ पे भी कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 320 के करीब ट्रेड कर रहा है। 314 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स 340 345 के नजर आते हैं। एक बार लक्ष्य से भी समझ लेते हैं उनके आज की ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। लक्ष्य बताएं, आप कहाँ बेट कर रहे हैं? जी, मेरा प्रियंका फिलहाल तो ये व्यू है कि कुछ स्टॉक्स जो हैं जो टॉपिश हो रहे हैं, जैसे मैंने कुछ स्टॉक तो दिए हुए, जैसे बजाज फाइनेंस मुझे लगता है यहाँ से और स्लाइड हो सकता है। स्टॉप लॉस 7620 का रहेगा और टारगेट 7500 और 7450 का रहेगा बजाज फाइनेंस में। उसके अलावा आईसीसी बैंक भी सेल है 1006 का स्टॉप लॉस लगा के और टारगेट 980 976 के आ सकते हैं। बैंक निफ्टी स्पॉट में जो मेरा करंट व्यू है वो ये है कि हमने एक 46 का जो लेवल है 4600 का 46,000 का सॉरी, वो हमने रीच कर दिया है। काफी सपोर्ट था वहां पे। मुझे लगता है अभी यहाँ पे 45,750 और 45,550 ये दो लेवल खुल गए हैं। और अगर हम 46,130 के स्टॉप लॉस से, स्पॉट का लेवल बता रहा हूं मैं कि जब आप वॉच करें तो स्पॉट को देखें अपनी ट्रेड के लिए, तो 46,130 का स्टॉप लॉस अगर हम होल्ड करें शॉर्ट पोजीशन के लिए तो आपको टारगेट मिल सकते हैं 45,550 तक के 2 से 3 दिन के अंदर। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी में दिख रहा है। एक और स्टॉक मुझे अभी मिला है वो है लार्सन एंड टूब्रो। मुझे लग रहा है ये आज का जो हाई है ये टॉप, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से करेक्शन मिल सकता है इसमें। एक्चुअली आईटीसी भी मेरा कल का एक्चुअली एनालिसिस में, मैंने जो खुद के एनालिसिस करता उसमें शॉर्ट था, लेकिन उससे पहले ही वो गिर गया यहाँ आने के पहले। बट इट वाज माय शॉर्ट लाइक 20-25% 25 पॉइंट्स का डिप मिल सकता है, तो वो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। मुझे लगता है एक बार फिर से ये 465 और 460 की तरफ और थोड़ा सा डिप दे सकता है। एडजस्टमेंट होगा इसका डीमर्ज्ड बिजनेस का, एज वेल एज थोड़ी सी जो लोगों ने ओनरशिप ले रखी थी वो भी अभी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और एलएनटी एक और स्टॉक था, मुझे लगता है ये यहाँ से 2640 थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे। अगर वहां का स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पे एक आपको 2580 और 2560 तक के लेवल दिखा सकता है एलएनटी अगले 2 से 3 दिन के अंदर। तो ये एक पोजिशनल शॉर्ट यहाँ पे मिला है। और आईटीसी ऑलरेडी गिर चुका है तो थोड़े बहुत यहाँ पे डिप फिर आ सकते हैं 465 तक के, बट मेजर डिप जो है वो हो चुका है। आज मॉर्निंग में बहुत अच्छा शॉर्ट था और न्यूज भी उसी टाइम पे आ गई, तो देयर इज नो लाइक नो चांस फॉर इट नाउ। ठीक है, एलएनटी आईटीसी पर लक्ष्य का ये व्यू। लेकिन अभी भी टीवीएस मोटर के नतीजे हैं। टीवीएस मोटर नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर ऊपरी स्तरों से ये फिसल रहा है और शार्प एक तरह से हम फॉल कह सकते हैं, क्योंकि 1373 रुपये आज का हाई है और अब 1300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट का शिकार हो रहा है, क्योंकि नतीजे हम देख रहे हैं कि मुनाफा बढ़ा है। आय की बात करें तो वहाँ पर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम साल दर साल आंकड़ों को कंपेयर करें तो, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पर है? क्या मार्जिन के फिगर कुछ गड़बड़ाए हैं? क्या कोई वन ऑफ है? क्योंकि मुनाफा 321 करोड़ से बढ़कर 468 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और आय 6009 करोड़ से बढ़कर 7218 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा रिपोर्ट किया है टीवीएस मोटर ने। एक व्यू लेते हैं श्रीकांत जी, टीवीएस मोटर क्या सलाह देंगे इसमें आप?
बिल्कुल, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक साइडवेज पैटर्न था जिसका डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ है, और अगर इस डाउनवर्ड ब्रेकआउट के बेसिस पे अगर इसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 1250 से लेकर 1240 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल इसे कम किया जा सकता है। अगर शॉर्ट पोजीशंस अगर बनानी है या तो ऐसे अगर यहाँ से अगर कोई शॉर्ट के अगर ट्रेड्स लेने हैं तो 1340 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। बट 1250 के लेवल्स नज़र आते हैं। ठीक है, टीवीएस मोटर पर ये भी तो हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की तरफ रुख करते हैं। एक खास ट्रेड आपको हमारे आज के एक्सपर्ट खुशबूरा बताएंगे। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून कुश, बताएं आज का ट्रेड क्या है आपका? जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। आज का जो हमारा ऑप्शंस का चैंपियन में ट्रेड है या रादर स्ट्रैटेजी है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। देखिए, स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है और हम स्टॉक को एक अच्छे अप मूव में कंटिन्यू होते हुए देख भी रहे हैं। फॉलो थ्रू बाइंग भी अच्छी है, पूरे बैंकिंग सेक्टर में आप देखें तो एक अच्छा रुझान है। इसके चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें आप एक बुल कॉल स्ट्रैटेजी लगाएं। अब ध्यान रहे, ये स्ट्रैटेजी जो है ये 31 अगस्त की एक्सपायरी के लिए है, ना कि 27 जुलाई के लिए, बिकॉज अब मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है बढ़ने लगेंगी। तो 85 का कॉल ऑप्शन आप बाय करें 3.5 रुपीज पे, और 88 का जो कॉल ऑप्शन है ये आप 2.5 रुपीज पे सेल करें। इस स्ट्रैटेजी में आपका जो मैक्स लॉस है ये 15,000 रुपए का है, लेकिन जो मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल है ये 30,000 का है, अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक्सपायरी पे 88 या उसके ऊपर क्लोज होता है तो। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बुल कॉल स्प्रेड, ये आज का हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बुल कॉल स्प्रेड 85 वाली कॉल खरीदनी है आपको इस स्ट्रैटेजी में, और अगर स्टॉक यहाँ से और चढ़ता है तो आपको फायदा होगा। 3.5 रुपये पर आपको खरीदना है और 88 वाली कॉल 2.5 रुपये पर बेचना है। अधिकतम मुनाफा 15,000 का और अधिकतम जो नुकसान 15,000 का, अधिकतम फायदा होगा वो 30,000 रुपये का होगा। इस स्ट्रैटेजी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1.25% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक चीज का ध्यान रखें अभिषेक कि अगस्त एक्सपायरी है, हाँ, जुलाई एक्सपायरी नहीं है। करेक्ट, अगली सीरीज वाले में, इस सीरीज में तो अब समय बहुत कम बचा है, ध्यान रखिएगा। या अगली सीरीज वाली आपको उसमें ऑप्शंस में आपको काम करना है। लेकिन जरा पावर स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स की रडार पर लगातार शेयर आ रहे हैं। तो पावर में चाहे पावर फाइनेंसिंग हो या फिर हाइड्रो पावर हो या फिर ग्रिड वाले स्टॉक्स हों, पावर ग्रिड भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप विंड पावर देखेंगे तो सुजलॉन, वहां पर हमने तेजी देखी है, शेयर 20 रुपए के ऊपर निकल गया। लेकिन सुजलॉन के साथ साथ आइनॉक्स विंड, यहां पर बहुत ही दमदार तेजी है। आज के सत्र में आइनॉक्स विंड का शेयर 200 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है और लगातार इसमें हमने बढ़िया तेजी देखी। अब 13% से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में राय जानना चाहेंगे आपसे, जरा श्रीकांत आप ही बताइए, क्या व्यू होना चाहिए आइनॉक्स विंड पे? ये लगातार तेजी है, ये चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये शेयर अभी कहां तक जाएगा? बिल्कुल, तो अगर पावर सेक्टर की अगर बात करें स्पेसिफिकली, और इस बार अगर आप देखें तो जो तेजी बनी है वो बिल्कुल देखने लायक है और काबिले तारीफ है, बिकॉज कई सारे स्टॉक यानी कि पूरा का पूरा जो बास्केट है उसमें तेजी हमें देखने मिल रही है। स्पेशली जो भी विंड से रिलेटेड है वहां पे और भी तेजी बनी है, क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर हो जाता है और स्टॉक्स हो जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि फंडामेंटली और भी डेवलपमेंट्स हमें देखने मिलेंगी। करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो एक बड़ा फॉल हमने इसमें देखा था 2015 से, अगर आप देखें तो 400 रुपए 500 रुपए के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता था, वहां से लगातार गिरते गिरते 20 रुपया हो गया था। अभी पूरे फॉल का रिट्रेसमेंट हमें लगता है कि ये स्टॉक ने शुरुआत कर लिया है, और अगर करंट लेवल से अगर इस पर्टिकुलर लेवल से अगर स्टॉक को और इसी रेंज के बेसिस पे या इसी फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें तो मुझे लगता है कि कम से कम 260 के लेवल्स दिखा सकता है, एंड इन द बेस्ट के सिनेरियो शायद 300 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 200 रुपए के करीब इसने अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस रखा था, उसे आज एब्जॉर्ब किया है। तो 200 रुपए के करीब भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बेसिस पे हमें कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के व्यू से बिल्कुल करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है, ये तो हुई आइनॉक्स विंड पर बात। अब कुछ और स्टॉक्स की भी बात करें, लेकिन इस बीच हमारे साथ विनीत बोलंजकर भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं।
विनीत, पावर स्टॉक्स पर आपने देखा कई सारे एक्चुअली पॉलिसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इनके लिए इतना बन गया, जितने भी पावर स्टॉक्स है, चाहे पावर ट्रांसमिशन हो, चाहे पावर कमिश्निंग हो, सभी में, पावर प्रोड्यूसर हो, सभी में अच्छी खासी आपको तेजी दिख रही है। और स्टॉक्स लाइक सुजलॉन, एनर्जी के जो दूसरे स्पेस के स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छी खासी मूव है इसमें। और पावर स्टॉक्स पे एनटीपीसी ऐसे स्टॉक्स, इन पे हमने व्यू पहले भी लिया, आई थिंक आपसे भी लास्ट वीक बात हुई थी, लेकिन आपकी टॉप बेट्स कहाँ होंगी? I think I will go with NTPC and NHPC. They're fairly undervalued है ये दोनों stocks, और हमें लगता है कि इनकी जो पोर्टफोलियोज है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, ये लार्ज प्लेयर्स है और ये ग्रीन हाइड्रोजन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखोगे कि इंडिया का टोटल पावर जनरेशन जो है 450 गीगावाट्स है, जो 900 गीगावाट्स होने वाला है बाय 2030। एंड गवर्नमेंट ने हाल ही 1-1.5 महीने पहले इंस्ट्रक्शन इशू किए थे ऑल स्टेट्स को टू एक्वायर लैंड फॉर अबाउट 450-500 गीगावाट के नजरिए से। तो अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का पूरा इंटेंशन है कि एंटायर जो एडिशनल जो पावर जनरेशन है उनको पूरा फोकस सस्टेनेबल पे करना है, तो नेचुरली सबके सस्टेनेबल पोर्टफोलियोज बढ़ने वाले हैं। और हमें लगता है कि ये दो स्टॉक्स है जो चले नहीं है, और हमें लगता है कि ये दो स्टॉक्स की काफी अच्छी कैपेसिटी की ग्रोथ आने वाली है आगे जाके, और ये आपको अच्छे खासे नतीजे दे सकते। ठीक है, आपकी ये टॉप बेट्स रहेंगी। विनीत, आपसे चर्चा आगे जारी रहेगी। एक बार क्विकली व्यूवर्स को रीजंस बता देते हैं कि क्यों आज पावर स्टॉक्स में इतनी पावर दिख रही है। वमाक्षी हमारे साथ बने हुए हैं ये बताने के लिए, उनके पास एक रिसर्च भी है। वमाक्षी बताएं। वमाक्षी हमारे साथ बने, ओके चलिए वमाक्षी से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल वमाक्षी से संपर्क हो चुका है, मुझे जो बता रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब। बताएं वमाक्षी, आप सुन पा रही हैं हमें? यस। हाँ बताएं, क्या रीजंस है कि आज पावर स्टॉक्स में इतना करंट दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो पीएफसी एंड आरईसी ये दोनों ही ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। अगर हम अपडेट्स की बात करते हैं, कुछ अपडेट्स आए थे। पहले अपडेट देखते हैं पीएफसी की तरफ से क्या आया है। तो पीएफसी ने लार्जली कहा है कि उन्होंने एक एमओयू साइन किया है 2.37 लाख करोड़ का, और ये एमओयू साइन हुआ है 20 कंपनीज जो क्लीन एनर्जी स्पेस में ऑपरेट करते हैं उनके साथ। और ये एमओयू है सोलार, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, ईवी और ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के लिए। लार्जली अगर देखें तो कंपनीज जो है जिनके साथ ये एमओयू हुआ है वो इंक्लूड करते हैं अडानी, ड्रीमको और रिन्यू कंपनी जैसे दिग्गज नाम। आरईसी की तरफ से क्या अपडेट आया है, आइए उस पर भी एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो लार्जली उनका कहना है कि उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है करीब 50,000 करोड़ की एसजेवीएन कर। इसके अलावा अगर हम देखें तो बोर्ड की बैठक भी होने जा रही है, वो प्रपोजल फंड रेजिंग का कंसिडर करने वाले हैं और डिविडेंड डिक्लेरेशन पर भी कंपनी की चर्चा करने वाली है। लार्जली ये थे अपडेट्स जो पीएफसी एंड आरईसी की तरफ से आ रहे हैं। मगर इसके अलावा अगर हम देखें काफ़ी ट्रिगर्स है ये दोनों स्टॉक्स के लिए। तो मैक्रो स्टेबिलिटी तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफ़ी अच्छा पुश नज़र आ रहा है, और पावर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स की बैलेंस शीट भी मजबूत होते हुए नज़र आ रही है, जिसके चलते काफ़ी मजबूत लेंडिंग स्टोरी हमारे सामने आ रही है। लार्जली इनफैक्ट एनालिस्ट का कहना है कि पावर सेक्टर में केपेक्स के चलते करीब 98,000 करोड़ की फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है FY30 तक। और लार्जली पीएफसी और आरईसी दोनों ही कंपनीज काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशनड है ये अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज करने के लिए। ओवरऑल एसेट क्वालिटी की भी अगर हम बात करें तो पीएफसी और आरईसी दोनों ही कंपनीज की एसेट क्वालिटी सुधरती हुई नजर आई है। आरईसी का जीएनपीए पीक हुआ था FY19 में 7.24% पर था, और अब वो अपने लोज पर आ चुका है 3.42% पर FY23 में। पीएफसी की अगर हम बात करें जीएनपीए 3.9% पर है FY23 में, और ये 6 ईयर लो का है, और ये मेनली एसेट रेजोल्यूशन जो हमने देखा था FY20 से 23 तक करीब 17,100 करोड़ का, उसी के चलते देखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं, कंपनीज की तरफ से काफ़ी अच्छे अपडेट आ रहे हैं, और वैल्यूएशंस भी ये काउंटर के लिए काफ़ी रीजनेबल है, और इसी के चलते पीएफसी और आरईसी ये दोनों ही काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर है। तो आरईसी, पीएफसी ऑल टाइम हाई लेवल पर हैं, और इनके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि डिमांड की जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। कम से कम 2030 तक, जैसा कि वमाक्षी बता रही हैं, बड़े बड़े लोन ये डिसबर्स करते रहेंगे, और उसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को मिलता रहेगा। एसजेवीएन को हाल फिलहाल इन्होंने 55,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज दिया है पीएफसी ने, और हम देख रहे हैं कि ये जो एसजेवीएन का शेयर है ये भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है।
करीब करीब 15-16% के आसपास का उछाल SJVN के शेयर में। तो करना क्या चाहिए पावर स्पेस में, और क्या कहीं और भी ऐसे मौके हैं जो छिपे हुए हैं आपके सामने नहीं आ रहे हैं? विनीत, एक राय जरा आप SJVN पर दीजिए, क्योंकि तगड़े ऑर्डर्स हैं, एक्सपेंशन वाले मोड में हैं। क्या SJVN का शेयर अभी यही नहीं थमेगा, क्या और चलेगा? और इस सेगमेंट में अगर ऐसी कोई शेयर जो चल नहीं रहा हो, थोड़ा जो ठंडा हो, जो हम देख नहीं पा रहे, आप जरा नजर में लाइए उसको। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि हमें NTPC अच्छा लगता है, NHPC अच्छा लगता है। SJVN में मेरे हिसाब से एक इशू ये आ रहा है कि इनके जो IRRs ये लोग बिड कर रहे हैं वो थोड़े काफी कॉम्पिटिटिव है। तो ये शेयर थोड़ा बहुत ये तेजी कैचअप होने के बाद थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको मैं अवॉइड करूंगा। दूसरे जो शेयर है जो इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए इज अडानी ग्रीन। और ये स्टॉक अभी बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे है, लेकिन जब अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने के बाद अगर आपको कोई दिशा मिलती है तो तभी इसको आप जरूर रेडार पे रखिए, अभी लेना नहीं है। इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज क्लैरिफाई होने के बाद में ही हमें लेना है इसको। तो हमें लगता है ये काफी अंडर वैल्यूड शेयर है और इस पे ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, आपकी इस रिकमेंडेशन हम श्योर व्यूअर्स ज़रूर ध्यान देंगे। लेकिन इस बीच एक खास स्टॉक जहां बज़ है वो शरद लेकर आए हैं, खबर गर्म है, आइए उनसे समझते हैं कौन सा स्टॉक है उनके पास। बताएं शरद, कहाँ है खबर गर्म? जी बिल्कुल, कैम्स जो है फोकस में रहने वाला, और हमारे जो ट्रेडर्स से बात हो रही है वहाँ पे जो है पता चल रहा है कि HNI सेगमेंट में जो है बाइंग देखने मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम्स में भी स्टॉक में जो है एक अच्छी तेज़ी आई है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स उनके 20-डे एवरेज पे आई है। स्टॉक अपने 8 मंथ हाई लेवल्स पे आया। और अगर कोई दिग्गज DI इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे बड़े नाम आते हैं जैसे कि UTI म्यूचुअल फंड, LIC और PE फंड जो IFL के आ रहे हैं। स्टॉक में अभी भी थोड़ी करेक्शन है क्योंकि वो 2022 हाई से जो अभी भी 12% गिरा हुआ है। और आगे जाते हुए जो ट्रिगर्स देख रहे हैं वहाँ पे रिसेंट कमेंट्री में जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बिजनेस की AUM है वहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ लगभग 20% का कंपनी ने अनुमान रखा है। और जो EBITDA है आगे जाते हुए 40% पे वो मेंटेन करेंगे। हालांकि हाल ही में इक्योरियस की नोट आई, उन्होंने कहा कि जो शेयर ट्रांसफर एजेंट कंपनीज होती है जैसे कि कैम्स, उसको जो है यहाँ पे अभी भी थोड़ी कंसिस्टेंट प्रेशर यील्ड्स में देखने मिल सकती है क्योंकि उसके स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। ऑलराइट, तो कैंप्स में आप बता रहे हैं हमें कि वहाँ पर HNI बाइंग दिख रही है और एवरेज वॉल्यूम भी 20 गुना दिखाई दे रहा है। लगभग 2% की तेजी आपको कैंप्स में अभी दिख रही है। लेकिन एक बार चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। एक बार लक्ष्य, आप कैंप्स का चार्ट चेक करके बताएंगे? लक्ष्य जी कैंप्स अगर हम देखें ओवरऑल तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट था, ये ऑलमोस्ट 2340 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक बार और ये ब्रेकआउट कोशिश करेगा क्योंकि ये प्रीवियस हाई यहाँ पे एक बार हम आके रुक चुके हैं ऑलमोस्ट 2340 पे। और अगर ये एरिया निकाल देता है 2340 2350 का तो एक अच्छा अपसाइड यहाँ पे ओपन होगा टुवर्ड्स 2700। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर किसी का लॉन्गर टर्म व्यू है तो वो एक स्टॉप लॉस, ब्रॉडर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हम पोजिशनली बड़े टारगेट को अचीव कर रहे हैं। तो 2270 का टारगेट होगा और यहाँ पे आपका पोजिशनल जो टारगेट होगा ओवर पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का अगर आपका व्यू है तो 2600 से लेके 2680 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ओवरऑल ये सारा जो ट्रिगर होगा ब्रेकआउट ये 2340-50 लेवल के ऊपर होगा। तो अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत टाइम बिता रहा है, इसके ऊपर नहीं ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप डिसीजन लेके एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिवॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कैम्प्स को लेकर ये भी, लेकिन इस बीच महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के नतीजे आ गए हैं। हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स शेयर चल भी रहे थे, आय 1200 करोड़ से बढ़कर 1293 करोड़ रुपए का फिगर आया है और शेयर इस वक्त है करीब 2.5% नीचे। मुनाफे का आंकड़ा क्या आता है, इसके अलावा मार्जिन के फिगर क्या आते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर शेयर को देखकर यह आभास हो रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, क्योंकि इस वक्त शेयर है अब 2.25% नीचे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का। इस पर जरा आप श्रीकांत जी एक व्यू दीजिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स शेयरों को हमने थोड़ा थोड़ा नीचे से चलते हुए देखा था, इम्प्रूव हो रहे थे,
लेकिन नतीजे आने के बाद अचानक से नोज डाइव किया शेयर ने, अब 3% नीचे ये ट्रेड कर रहा है दिन के निचले स्तरों के आसपास। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करें शेयर में? बिल्कुल, तो देखिए अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कई सारे जो भी नतीजे हैं वो प्राइस्ड इन है। हमने मार्केट में अच्छी एक तेजी देखी थी, इसी वजह से अच्छा खासा एक मोमेंटम मार्केट में बना था और रिजल्ट आने के बाद हर एक में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिल रही है। लेकिन महिंद्रा लॉजिस्टिक को अगर देखें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न यही इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक 420 से लेकर 380 या 370 के रेंज में थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। कोई बेरिश फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक साइडवेज पैटर्न बना है। अगर यहाँ से कोई करेक्शन में स्टॉक 370-75 के रेंज में अगर आता है तो बिल्कुल लॉन्ग करके चलें। अगर करंट लेवल्स पे अगर कोई पोजीशन है तो बिल्कुल इसमें बने रहे, क्योंकि हमें लगता है कि इवेंचुअली आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में इस स्टॉक में वापस हम एक अपवर्ड एक्टिविटी देख सकते हैं। तो करंट लेवल से पोजीशंस को होल्ड करने की राय दें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के शेयर को। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर फोकस करते हैं। दरअसल बैंक ने ग्राहकों में भरोसा बढ़ाने के लिए नया कैंपेन लॉन्च किया। इस मौके पर कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लक्ष्मण वेलायुथन ने कहा कि कंपनी का ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने पर फोकस है। आइए सुनते हैं। नमस्ते। भरोसा सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं में भी बहुत महत्व रखता है। ये पारस्परिक प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए बचपन में हमारे माता पिता हमें जेब खर्च दिया करते थे। हमारे शिक्षक हमें अपनी कक्षा का नेतृत्व का जिम्मा सौंपा करते थे और हमारे पेशेवर जीवन में हमारे सीनियर्स ने हमें प्रोजेक्ट लीडरशिप का काम सौंपा था। इसी तरह उज्जीवन में हम अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देते हैं, यह मानते हुए कि भरोसे के ये पल प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मौजूदा समय में हमें गर्व है कि हमारे 75 लाख से भी अधिक ग्राहक हैं जिन्होंने हम पर अपना भरोसा बनाए रखा है और हमारे साथ साझेदारी की है। जीवन में भरोसा के महत्व और प्रगति एवं विकास के साथ इसके संबंध को उजागर करने के लिए हमने एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे की प्रगति के मुख्य विचार के साथ अपना ब्रांड कैंपेन की शुरुआत की है। यह कैंपेन इस धारणा पर जोर देता है कि जब हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं तब हम एक साथ कामयाब होते हैं और ऊंची बुलंदियों को हासिल कर पाते हैं। चले बढ़ेंगे आगे। आज की जो बड़ी खबर है वो है आईटीसी के होटल कारोबार के डीमर्जर को जो मंजूरी मिली है उस पर, और ये विनी ने हमें 20 जुलाई को खबर बताई भी थी। विनी, बाजार बहुत समय से इसके लिए एक्साइटेड था और अब आप देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी उस वजह से देखने को मिली है। डेट्स यही थी ना, 20 जुलाई को आप बता के गई थी शायद? एब्सोल्युटली 20 जुलाई को ही हमने ये खबर की बात की थी कि आईटीसी की जो डीमर्जर होगी होटल बिजनेस की, वो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर ढूंढ रहे थे, वैल्यू क्रिएशन ढूंढ रहे थे और वहाँ पे फाइनली ये अनाउंसमेंट आ गया। अब 14 अगस्त को जब मैनेजमेंट की मीटिंग होगी तो वहाँ पे उनका फाइनल बोर्ड अप्रूवल होगा। अभी तक जो आईटीसी की जो डीमर्जर की डिटेल्स है वो है कि आईटीसी होल्ड करेगा अभी 40% स्टेक, रिमेनिंग 60% स्टेक ये नई डीमर्ज एंटिटी में होगी, वो है 60% स्टेक होगी शेयर होल्डर्स के पास। तो ये एक डिटेल आ रही है। और एसओटीपी वैल्यूएशन जो देखे, सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से होटल बिजनेस तो अभी सिर्फ 5% ही करता है उनके सम ऑफ पार्ट्स में। तो उनकी शेयर प्राइस देखे तो जो अराउंड होगी 25 to 30 रुपीज़ के आसपास की अराउंड वैल्यू अभी आ रही है उसके शेयर प्राइस के लिए। तो यस, ये छोटा पास है पर वैल्यू क्रिएशन है शेयर होल्डर्स के लिए, ये सब लोग वेट कर रहे थे। और मे बी ऐसे भी बताया जाता है कि जब रूमर्स होती है तो वहाँ पे सब लोग बाय करते हैं और जब फाइनली अनाउंसमेंट आ जाता है वहाँ पे थोड़ी सेल दिखती है और इसीलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर थोड़ी दिख रही है अभी आईटीसी के लिए। पर यस, वैल्यू अनलॉकिंग दिख रही है बिजनेस में, ये हमने आपको बताया था 20 जुलाई को कि ये अनाउंसमेंट आने वाली है। आज आ भी गई है अनाउंसमेंट। तो आईटीसी की होटल डीमर्जर बिजनेस की अनाउंसमेंट फाइनली आ चुकी है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वैल्यू क्रिएशन की वजह से ये एक फोकस में भी रहेगा। फोकस में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनी, ये दोबारा फिर से व्यूअर्स को याद दिलाने के लिए और ये सारी बातें इनसाइट्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त आ गया है, हम देख रहे हैं कि अब 80 अंक नीचे है। निफ्टी 19,665 के आसपास, सेंसेक्स करीब 300 नीचे है और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था लेकिन पूरी की पूरी सपोर्ट अब वो गायब हो गई है। 125 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। अगर हम इंडेक्स पर दबाव वाले शेयरों को देखेंगे तो आईटीसी इस वक्त टॉप लूजर है। होटल कारोबार के डीमर्जर की जो ही खबर आई, शेयर में हमने तेज बिकवाली देखी। 4.25% नीचे अब ये शेयर है। कोटक बैंक 0.25% के आसपास कमजोरी है और सुबह के 17 से ये शेयर कमजोर है।
क्योंकि हमने देखा था कि प्रोविजनिंग के आंकड़े थोड़े से बढ़े थे कोटक बैंक में और बाजार इससे थोड़ा सा शायद चिंतित लग रहा है। वैसे भी नतीजों से पहले ये शेयर चला हुआ था। टेक महिंद्रा अब दिन के निचले स्तर पर यह शेयर आ गया है। सुबह शांत शुरुआत हुई थी लेकिन वहां से हम प्रेशर इसमें बनता हुआ देख रहे हैं और RIL से कोई सपोर्ट आज बाजार के लिए नहीं है। 2% की जो गिरावट शुरुआती सत्र में थी सुबह की वो अभी भी है। इस बीच रिलैक्सो के नतीजे आ गए हैं। मार्जिन है 13% से बढ़कर 14.5% के आसपास, यानी कि 1.5% के आसपास का इजाफा है मार्जिन में। आय की बात करें तो 667 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो ये रिलैक्सो की बात होगी। ग्रेविटा के भी नतीजे आ गए, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन रिलैक्सो पर एक क्विक चेक आपसे चाहेंगे श्रीकांत, क्योंकि हमने देखा है कि अप्रैल के आसपास ये शेयर 750 रुपए के आसपास था, वहां से धीरे धीरे करते करते 950 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। रिलैक्सो में आपको लगता है कि ये जो तेजी है ये टिकेगी, खरीदना चाहिए अभी भी क्या? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि रिलैक्सो की जो तेजी है वो इसमें बिल्कुल टिक सकती है। नो डाउट कि मार्केट में प्रेशर है तो थोड़ा सा शायद स्टॉक करेक्ट हो भी सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर इसमें बने हैं तो मुझे लगता है कि इसमें बने रहे, क्योंकि हमें लगता है कि पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री में कई सारे स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं और वहां से यहाँ से इनमें सब में रिवर्सल बन सकती है। करंट लेवल से हमें लगता है कि रिलैक्सो में शायद करेक्शन अगर आता है तो 930-920 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन अगर रैली होने पे स्टॉक 1050 से 1060 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से कोई भी पोजीशन हो तो उसे होल्ड करके रखें, और अगर कोई डीप अगर आती है तो 930-35 के करीब लॉन्ग पोजीशंस बना है 920 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी फॉलो करें, लेकिन करंट लेवल से पोजीशंस को होल्ड करें। होल्ड करें, लेकिन गिरावट पर खरीदारी का मौका आपके लिए बनेगा। ग्रेविटा के भी नतीजे आए और मार्जिन तो 3%, 3.25% से बढ़कर 8.25% के आसपास जरूर पहुंचा है, लेकिन नतीजों में कुछ ना कुछ खराब जरूर है। आय भी बढ़ी है 580 करोड़ से बढ़कर 703 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन शेयर है करीब 3.5% नीचे। मुनाफे का आंकड़ा देखेंगे, मुनाफा 43 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ रुपए के आसपास। ये सालाना आधार पर नतीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो बढ़ा तो हम देख रहे हैं। एबिटा भी बढ़ा है 16 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर आया है, लेकिन नतीजे आने के साथ ही हमने तेज गिरावट देखी। आज इसका हाई है 673 का, शेयर उसके 40 रुपए नीचे है 633 रुपए 34 रुपए के आसपास इस पर ट्रेड कर रहा है। लक्ष्य नतीजे तो हर पैमाने पर ठीक दिख रहे हैं, लेकिन ये शेयर कमजोर है। ग्रेविटा क्या व्यू इस पर आपका है, क्या करना चाहिए अभी? जी, मेरा मानना है कि इसमें ऑलरेडी काफी रैली आ चुकी है, तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग है, रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड है। जैसे श्रीकांत ने काफी बार ये शब्द यूज किया कि प्राइस्ड इन है, तो ये मेरा भी मानना है कि काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स इस लेवल पे प्राइस्ड इन है। अगर स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, अपने 52 वीक हाई के आसपास है, और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काफी चल चुका है, यहाँ पे डाइवर्जेंसेस भी हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है हायर लेवल पे। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बाउंसेस भी आए, लेकिन अगले कुछ 1-2 हफ्तों के लिए फिलहाल ये एक रेंज में और कंसोलिडेशन प्लस बाउंसेस पे सेलिंग दिखेगी, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के देखेगा। तो नई एंट्री यहाँ पे ना ले, थोड़ा सा यहाँ पे डिप आ सकता है। ओवरऑल अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 600 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दिखता है। कल काफ़ी सारे हैवी वेट्स के नंबर्स आने हैं। ऑटो में तो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स के नंबर्स आने हैं, एल&टी के नंबर्स आने हैं, कई सारे नंबर्स कल आने हैं, लेकिन इन्हीं रिजल्ट बेसिस को ट्रेड दिखता है क्या BTSE ट्रेड्स आपको? श्रीकांत, आप आज क्या कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे? तो देखिए, मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 19,670 या 680 के नीचे की आ रही है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से हम वापस एक बार फर्दर वीकनेस या फर्दर सेल ऑफ देख सकते हैं। करंट लेवल से अगर इस मार्केट में अगर कुछ पोजीशंस अगर यहाँ से अगर कुछ लेके जानी है तो कुछ शॉर्ट की पोजीशंस बिल्कुल लेके जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि TVS मोटर्स यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक 40 से 50 रुपया और करेक्ट हो सकता है। तो TVS मोटर्स को शॉर्ट करें 1300 रुपए के करीब, 1320 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स 1250 से लेकर 1240 के नजर आते हैं। TVS मोटर को आप सेल कर रहे हैं, नंबर्स आए हैं, आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन कैरी करेंगे। लक्ष्य से भी समझ लेते हैं, लक्ष्य आपके क्या होंगे? BTSE ट्रेड्स, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या है आपके? फिलहाल मेरा यहाँ पे शॉर्ट एक तो L&T है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 26, 35, 40 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल शॉर्ट जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको सेलिंग मिल सकती है। दूसरा स्टॉक जो है मुझे टाटा मोटर्स दिखता है, यहाँ पे भी कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं मिला है और ऊपर जाने में भी इसको तकलीफ हो रही है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डिप एटलीस्ट 15 to 20 रुपीस का मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 610 612 के एरिया तक एक बार ये डिप दे सकता है टाटा मोटर्स। और उसके अलावा बैंक निफ्टी में मैं यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि हम 46,000 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, 46,130 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल अगर कोई शॉर्ट जा सकता है तो यहाँ पे 45,000 स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, 45,750 और 45,550 के लेवल आ सकते हैं। आपका ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस है 160 पॉइंट, डाउन साइड में आपके जो टारगेट्स है करीब 400 पॉइंट के हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा यहाँ पे फेवर कर रहा है। और निफ्टी भी ऑलरेडी इसने एक अच्छा लेवल तोड़ा है जो 700 का था, तो उसके नीचे यहाँ पे 19,550 तक एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी 120 पॉइंट्स का डिप आ सकता है और फर्दर डिप मिल सकता है। और 19,700 के नीचे तो निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी हमने देखा कि 46,000 के नीचे स्लिप हुआ है। थोड़ा सा वीक देख रहे हैं पंकज कुमार दोनों एक्सपर्ट्स। और बड़े नंबर्स हैं जो आपने बताया, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक जो आपको सेल साइड दिख रहे हैं, नंबर्स हैं इनके कल। और इसी तरह से जो दूसरे नंबर्स हैं मिड कैप स्पेस में, उसमें महिंद्रा हॉलीडेज, KPIT टेक जैसे, सीएट जैसे कंपनियों के भी नंबर्स हैं। एक बार एक ट्रेड देख लेते हैं सीएट जैसे स्टॉक्स पे क्या ट्रेड बनता है श्रीकांत रिजल्ट से पहले। बिल्कुल। तो सीएट के अगर ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है और एक रैली के बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन बना है। मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद भी ये स्टॉक और परफॉर्म कर सकता है। 2650 जो इसके इमीडिएट हाईएस्ट लेवल से उन्हीं को जाके छू सकता है। करंटली जो उसने फॉर्मेशन किया है उसके लोअर बाउंड्री पे हमें ये स्टॉक मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 2350 रुपए का, जो लगभग 100 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन टारगेट्स यहाँ से 200 रुपए के ऊपर के नजर आते हैं, यानी कि 1:2 का अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो करंट लेवल से या तो पोजीशन लॉन्ग करें या तो जो भी पोजीशन है उसे होल्ड करके रखें। ठीक है, ऑल राइट। सीएट आप पोजीशन होल्ड करें, यहाँ अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है और ये ट्रेड बनते हुए श्रीकांत को दिखता भी है पॉजिटिव साइड पर। लेकिन बाजार इस वक्त ज़रूर थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। जो बड़े सपोर्ट थे वहाँ से स्लिप हुआ है 19,700 के पास और इमीडिएटली अब आपको 100-125 पॉइंट्स का एक कट दिख सकता है, जो अभी अब लक्ष्य भी हमें बात करते हुए बता रहे थे। 46,000 के नीचे बैंक निफ्टी है। आज बड़े ड्रैगर्स कहाँ आ रहे हैं बाजार पे? आज बड़े ड्रैगर्स में रिलायंस हालांकि बड़ा खुला ज़रूर 2.5% की कमजोरी के साथ, लेकिन रिलायंस ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई। बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक सबसे बड़ा ड्रैगर रहा। बैंक्स में आप चाहे मिड कैप PSU बैंक्स की बात करें, वहाँ पर अच्छी मूव की। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, हालांकि बाद में वहाँ पर भी थोड़े से गेन्स इरोड हुए, बैंक ऑफ इंडिया जैसे। लेकिन प्राइवेट बैंक, प्राइवेट PSU में आप, प्राइवेट मिड कैप में आपको IDFC फर्स्ट बैंक जैसे बैंक्स में जहाँ अच्छी मूव है और उनमें मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। लार्ज कैप से भी एक एक्सिस बैंक जैसे बैंक से सपोर्ट मिला। बड़ा ड्रैगर कोटक महिंद्रा बैंक था पूरे बैंक निफ्टी के लिए, जो पूरे दिन में एक बार भी रिकवरी अटेम्प्ट नहीं की। अब भी 4% कमजोरी के साथ बंद होते हुए जा रहा है। रिलायंस में भी थोड़ी रिकवरी हमने देखी थी, लेकिन अभी लास्ट आवर में आपको वहां से भी थोड़े से जो रिकवर अटेम्प्ट्स थे वो फेल होते हुए देखा। 2% से ज्यादा की कमजोरी आपको रिलायंस पे क्लोजिंग के वक्त दिखाई दे रही है। और ITC ये लास्ट आवर में, क्योंकि डीमर्जर की न्यूज आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, सेल ऑन न्यूज वाला ट्रिगर आज कंप्लीटली प्ले आउट हुआ है, तो आप वहाँ 4.5-5% की गिरावट ITC पर देख रहे हैं। IT स्टॉक से आज एक्सपेक्टेड था कि शायद थोड़ी सी रिकवरी हो, हालांकि इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स ने जरूर अटेम्प्ट किया, लेकिन पूरे IT पैक में आपको ऐसे कोई बड़ी रिकवरी नहीं दिखी। माइनर से ही गेन्स आपको दिखाई दिए। ऑटो पैक में नंबर्स इस हफ्ते काफ़ी सारे हैं और बिफोर द नंबर्स थोड़े से जिटरी ज़रूर आपको लग रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स भी, उनमें भी आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गेनर्स कहाँ थे आज? इंडसइंड, आप अगर निफ्टी की बात करें तो बैंक्स लाइक इंडसइंड बैंक, हालांकि अच्छे नंबर्स आए हैं ICICI बैंक के ओवर द वीकेंड, लेकिन कोटक बैंक थोड़ा स्लिप दिखा है, वहाँ पर हम मूव देख रहे हैं। और दूसरे जो स्टॉक्स हैं, आप इंडसइंड बैंक हो वहाँ तेज़ी है। डॉक्टर रेड्डीज भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी अच्छी मूव है। लेकिन एक खबर जो ITC आज का जो लास्ट आवर का जो बड़ा न्यूज़ रहा, वो होटल कारोबार एक स्वतंत्र कंपनी होगी, इंडिविजुअल यूनिट होगी और ये बात की जा रही है। ठीक है, सो अभी तक ये बात हो रही थी कि और सही भाव पर कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी आएंगे, तो 40% ITC होल्ड करेगा इस डीमर्ज्ड एंटिटी में। बाकी बची एंटिटी के लिए इंडिविजुअल यूनिट बनाया जाएगा और उसमें कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी लाया जाएगा। सो ये बड़ी खबर है ITC पर। और आज स्टॉक में कंप्लीटली आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन इसमें कई सारे अपडेट्स हैं। जो 14 अगस्त को जो उनकी बोर्ड बैठक होनी है, वहाँ पर और क्लैरिटी आएगी, रेशियो निकल कर आएंगी।
सो तब तक के लिए बाजार वॉचफुल रहेगा इस पूरे स्टॉक को लेकर। लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स आपको जो दूसरी मूव्स देखने को मिली, आज पावर स्पेस में अच्छा खासा करंट था। पीएफसी, आरडीसी अपने ऑल टाइम हाई पे थे। स्टॉक्स लाइक दूसरे जो एनर्जी और पावर स्पेस के स्टॉक्स हैं, एसजीवीएन जैसे, आयोनॉक्स विंड जैसे, सुजलॉन जैसे स्टॉक्स, उनमें अच्छी खासी मूव देखने को मिली है। और यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर्स की बात है, जिसके चलते आप पूरे पावर स्टॉक में एक अच्छी मूव देख रहे हैं। मिड कैप स्पेस को भी क्विकली एक बार देख लेते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ गैस काउंटर्स और जहाँ जहाँ नंबर्स का इंपैक्ट आया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर्स, वहाँ पर आपको बड़ा ड्रैग दिखा है। लेकिन वहाँ पर भी गेनर्स आपको पावर स्टॉक में आरडीसी, पीएफसी जैसे काउंटर्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा पॉलीकैब और यूनियन बैंक जैसे नंबर्स स्टॉक्स में भी अच्छी मूव देखने को मिले। तो रिजल्ट बेस्ड इंपैक्ट आप क्लियरली देख रहे हैं बाजार पर देखने को मिल रहा है। कल भी एक हैवी वेट डे है और इस वीक भूले ना, इस वीक बाजार के लिए एक बड़ी डायरेक्शन एफओएमसी बैठक से भी आनी है, जो 26 जुलाई को यानी परसों है। हम 27 को रिएक्ट करेंगे, लेकिन बाजार उससे पहले थोड़ा सा लाइट होकर जाना चाहता है। शायद देखना होगा कि ओवरनाइट किस तरह के क्यूज हमें ग्लोबल मार्केट से निकल कर आते हैं और बड़े बड़े रिजल्ट्स जिस पर हम नजर रखेंगे। और कल आपको सारे अपडेट्स के साथ फिर से ओपनिंग में आपसे मुलाकात होती है। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत, श्रीकांत और लक्ष्य, आपने समय दिया और ये स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। आगे